Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So last class में हमने spherical polar coordinate के बारे में डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट हम cylindrical coordinate system के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो जो cylindrical coordinate system है, cylindrical coordinate system में जो coordinates हैं, that is rho phi z या s phi z भी किसी किसी टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है. rho phi z और s phi z, रो के बदले s भी यूज किया जाता है. अब ये रो और रो फाई जेड बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है वो समझना जरूरी है. लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे एक पॉइंट है P. इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है रो फाई जेड. तो वी कैन से दैट ये जो OP है दैट इज द पोजीशन वेक्टर. OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? रो फाई एंड जेड. रो क्या है? रो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस. रो इज दिस डिस्टेंस. देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस. जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? रो कोऑर्डिनेट. ओके, या इसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं. अगर आप OP का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें XY प्लेन में तो OQ होगा. ये जो OQ है ये OQ क्या है? OQ is the projection of OP in the XY plane. ये जो प्रोजेक्शन OQ है इसका जो लेंथ है that is also rho. OP वेक्टर का अगर आप XY प्लेन में प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वो भी रो ही होता है. ठीक है, अगर आप डायग्राम से ऐसे देखें, ये ऊपर ये जो लाइन दिख रहा है ना, लुक एट द पॉइंटर. ये जो लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, these are parallel to each other. ये जो OQ लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल टू ईच अदर है और दोनों का लेंथ कितना है? रो. तो इसे यही चीज यहाँ पे बोला गया है. रो क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस और लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन OQ. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस और लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन OQ. फाई क्या है? फाई जो एंगल है दैट इज सेम जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन किया गया था. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी क्या था? ये जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया OQ, ये प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जिस एंगल पे है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? फाई. तो यहाँ पे भी फाई सेम है. ये जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया है ये पॉजिटिव एक्स के साथ जिस एंगल पे है उसी को फाई बोलते हैं. तो एंगल विच OQ मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो फाई है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो फाई है वो सेम है. एंड z क्या है? z इज द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट P अबव XY प्लेन. z क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट P अबव Z प्लेन. अब ये ध्यान रखिएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो z है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो z होता है वो सेम है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेट में जो z है और इसमें जो z है ये दोनों सेम है. z क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट P अबव XY प्लेन. ओके, नाउ अगर आप डायग्राम थोड़ा सा सही से नोटिस करें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस एंगल को क्या बोला गया था? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस एंगल को बोला गया था थीटा. रिमेंबर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये जो एंगल है ये कितना था? थीटा. तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं तो आप देखेंगे इसका अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो रो जो लिखा गया है रो इज बेसिकली r sin थीटा. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो r sin थीटा था उसी को यहाँ पर रो लिखा गया है और जो r cos थीटा था उसको z लिखा गया है. मतलब बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो r और थीटा है वहां पे रो और z के टर्म्स में लिखा गया है. दैट इज द डिफरेंस. रो इक्वल टू r sin थीटा और z क्या है? r cos थीटा. इस स्फेरिकल पोलर में था ही, ये सब चेक कर सकते हैं. अगर ये एंगल थीटा है,
ये जो ओपी वेक्टर इसका लेंथ कितना है, ओपी वेक्टर का लेंथ है r, जो ओपी वेक्टर है उसका लेंथ कितना होता है r, तो ये अगर r है तो z कंपोनेंट कितना होगा r cos थीटा, तो r cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये OQ कितना होगा r sin थीटा, r sin थीटा को ही यहाँ पे रो बोला गया है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो r sin थीटा है वही यहाँ पे क्या है रो, और जो स्फेरिकल पोलर में r cos थीटा था उसको z। तो स्फेरिकल पोलर में जो r और थीटा है उसी को यहाँ पे रो और z के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रो जो है ये जो OQ है प्रोजेक्शन, ये x के साथ कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, जो प्रोजेक्शन है वो x एक्सिस के साथ फाई एंगल पे है, प्रोजेक्शन का लेंथ कितना है रो, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा रो cos फाई, एंड इसका y कंपोनेंट क्या होगा रो sin फाई। जस्ट दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, रो cos फाई एंड रो sin फाई। ओके, ठीक है, देखिए ये रिलेशन यहाँ पे लिखा भी गया है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू रो cos फाई, y इक्वल टू रो sin फाई एंड z इक्वल टू z। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन है, x इक्वल टू रो cos फाई, y इक्वल टू रो sin फाई एंड z इक्वल टू z। ओके, एंड रो फाई z का लिमिट क्या है, रो वेरी करता है 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, वो तो आप यही से समझ सकते हैं, बिकॉज रो क्या है r sin थीटा, ठीक है, दिस इज r sin थीटा, तो यहाँ पे r भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा था 0 टू इंफिनिटी, तो ये भी कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 टू इंफिनिटी, रो कितना है 0 टू इंफिनिटी। फाई का लिमिट सेम है जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी होता है 0 टू 2 पाई, तो फाई का लिमिट है 0 टू 2 पाई और जेड का लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये फाई है इसी सेम जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फाई यूज होता है, और सिलिंड्रिकल में जो ये जेड कोऑर्डिनेट है ये सेम है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज होता है। ओके, तो जेड का लिमिट कहां से कहां तक है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे बोला गया जेड क्या है वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट पी अबव XY प्लेन, इसका मतलब है पॉइंट अगर XY प्लेन के ऊपर है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, पॉइंट अगर XY प्लेन के नीचे है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव। तो अबव XY प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और बिलो XY प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ओके, ठीक है, और आप यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखिए जो बोला गया था रो क्या होता है r sin थीटा, यहाँ पे अगर आप रो के बदले r sin थीटा रिप्लेस करते हैं तो आपको एग्जैक्टली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्म है वही मिलेगा। देखिए r sin थीटा cos फाई, y इक्वल टू r sin थीटा, रो के बदले r sin थीटा sin फाई, और जो z है उसके बदले क्या है r cos थीटा। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो बताया गया था वो भी आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू रो cos फाई, रो को लिख सकते हैं r sin थीटा, y इक्वल टू रो sin फाई, रो को लिख सकते हैं r sin थीटा, और z क्या है r cos थीटा। ओके, क्लियर, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाई जेड, इन तीनों के कोरिस्पोंडिंग इनका जो वेरिएशन है और इनका जो कर्व है, ठीक है। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड r है बेसिकली, इट इज नॉट बेसिकली, यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस नहीं है, सिलेंडर का रेडियस जो है वो रो है, जो ओपी वेक्टर है दिस इज द पोजीशन वेक्टर। जो ओपी वेक्टर है वो नॉर्मल पोजीशन वेक्टर, तो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज r।
ये पार्ट तो सेम है जैसे स्फेरिकल या कार्टेशियन में यूज करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कीजिए, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रो कर्व, फाई कर्व एंड जेड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉर्मली सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया है फॉर रेफरेंस पर्पस, समझने में आसानी होगी। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों में ड्रॉ कर लेते हैं। जो सिलेंडर का सेंटर है यू कैन से, उसको हमने ओरिजिन मान लिया है एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों डिस्कस करते हैं, रो कर्व, फाई कर्व एंड जेड कर्व। तो पहले रो कर्व। अब देखिए रो कर्व बेसिकली क्या है, रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। मतलब रो बेसिकली जो है ये जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रो कर्व होगा ये देखने में कैसा होगा, रो कर्व जो है वो जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। जेड एक्सिस से डिस्टेंस है तो ये जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए दिस आर रो कर्व्स। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रो कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरफ। ऑल दीज आर रो कर्व्स। जेड एक्सिस से डिस्टेंस है तो हमने क्या किया, जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, दीज आर रो कर्व। मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ किए हैं, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रो कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए रो कहां से कहां तक था, 0 टू इंफिनिटी। जब हम जेड एक्सिस के ऊपर हैं, जेड एक्सिस के ऊपर रो का वैल्यू कितना है, 0। जेड एक्सिस के ऊपर रो का वैल्यू कितना है, 0। जितना हम बाहर की तरफ जाएंगे, जितना हम बाहर की तरफ जाएंगे तो ये रो का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 0 टू इंफिनिटी। तो रो क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जेड एक्सिस के ऊपर है तो रो 0, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो रो इंक्रीज करेगा। कहां तक जा सकता है, अप टू इंफिनिटी। तो रो वेरी करता है 0 टू इंफिनिटी। और रो कर्व जो है इसका जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, रो कैप। और जैसे पहले भी मेंशन किया गया था, रो कर्व के अलोंग सिर्फ कौन चेंज करता है, रो कोऑर्डिनेट चेंज करता है। ये देखिए नीचे लिखा गया है, along a particular row curve only row coordinate changes। एक पर्टिकुलर रो कर्व के अलोंग सिर्फ क्या चेंज करता है, रो कोऑर्डिनेट ही चेंज करता है, फाई और जेड रिमेन्स फिक्स्ड। और जो डायरेक्शन ऑफ रो कर्व है उसी को क्या बोला जाता है, रो कैप, जो डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, एंड जो लाइन एलिमेंट है, अब बताइए यहाँ पे जो रो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है कोई, इज इट स्ट्रेट लाइन और कर्व, जो रो कर्व ड्रॉ किया गया है, एनीवन? ये रो कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना डायग्राम में। स्ट्रेट लाइन जब आपका कर्व होता है ना तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए डीएल रो, लाइन एलिमेंट अलोंग रो कर्व विल बी डी रो, रो कैप। जैसे एक्स वाई जेड भी क्या है, एक्स वाई जेड भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बेसिकली। तो एक्स वाई जेड के अलोंग लाइन एलिमेंट क्या लिखते हैं, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, डी जेड जेड कैप।
स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे स्फेरिकल पोलर में भी आर कर्व क्या था, स्ट्रेट लाइन। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी आर कर्व क्या था, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने क्या लिखा था, डी आर आर कैप। यहाँ पे रो कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो डी रो रो कैप। स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, डी रो रो कैप। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फाई कर्व की बात करें, जैसा बताया गया था, सिलिंड्रिकल में जो फाई कोऑर्डिनेट है और स्फेरिकल पोलर में जो फाई कोऑर्डिनेट है वो सेम है। दोनों ही कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से 2 पाई। और ये पहले भी मेंशन किया गया था, कोई भी एंगुलर कोऑर्डिनेट अगर 0 से 2 पाई तक वेरी करता है तो कर्व देखने में कैसा होगा, सर्कल। कोई भी एंगुलर कोऑर्डिनेट अगर 0 से 2 पाई वेरी करता है तो कर्व देखने में कैसा होता है, सर्कल। तो यहाँ पे भी जो फाई कर्व है वो स्पेसिफिकली सर्कल ही है, लाइक दिस। सर्कल आप एक्सवाई प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं या एक्सवाई प्लेन के पैरेलल प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाई जो है वो 0 से 2 पाई तक वेरी करता है, तो बेसिकली कर्व देखने में कैसा होगा, सर्कल ही होगा। सर्कल आप एक्सवाई प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं या पैरेलल टू एक्सवाई प्लेन। और फाई कर्व के अलोंग सिर्फ क्या चेंज करता है, फाई कर्व के अलोंग, जैसे लिखा गया अलोंग ए पर्टिकुलर फाई कर्व ओनली फाई कोऑर्डिनेट चेंजेस, सिर्फ फाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है। और फाई कर्व का जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाई कैप। अलोंग द टेंजेंट होगा, कर्व का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है, लाइक दिस। एवरी पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन। ये लाइन एलिमेंट क्या है, कोई बता सकता है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से अगर आप रिलेट करें तो आपको लाइन एलिमेंट आसानी से पता चल जाएगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डीएल फाई क्या होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डीएल फाई होता है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डीएल फाई होता है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। यहाँ पे आर साइन थीटा क्या होगा, आर साइन थीटा के बदले क्या चला आएगा, रो। आर साइन थीटा के बदले क्या चला आएगा, रो जस्ट। तो डीएल रो इज इक्वल टू रो डी फाई फाई कैप। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर साइन थीटा आता है, आर साइन थीटा का बदले जस्ट रो रिप्लेस कर दीजिए। स्फेरिकल पोलर में भी डीएल फाई लिखते हैं हम, तो वहां पे जो आर साइन थीटा आता है उसके बदले रो लिख देंगे तो ये आ जाएगा रो डी फाई फाई कैप। अलग से कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने स्फेरिकल पोलर में ये कैलकुलेट किया था। एंड लास्ट वन, जेड कर्व। अभी कुछ देर पहले बताया गया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जेड कर्व है, जो जेड है वो बेसिकली सेम है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। सिलिंड्रिकल में जो जेड है वो कार्टेशियन के जेड के साथ सेम होता है। तो जो जेड कर्व होगा वो बेसिकली क्या होगा, जेड एक्सिस के साथ, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग होगा या उसके साथ पैरेलल होगा। बेसिकली जो जेड कर्व है वो इधर जेड एक्सिस के अलोंग होगा या जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। These are Z curves. Z कर्व के अलोंग सिर्फ क्या चेंज करता है, सिर्फ Z चेंज करता है, बाकी दोनों फिक्स्ड रहते हैं, रो और फाई फिक्स्ड होता है। तो जो Z कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू Z एक्सिस। अलोंग Z एक्सिस भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी Z कर्व है। along z axis भी हो सकता है, पैरेलल टू z axis भी हो सकता है। ओके, these are z curves। ऐसा आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ z कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और इनका जो डायरेक्शन होता है उसी को z कैप बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन है इसी को क्या है, z कैप। z कैप या k कैप भी बोल सकते हैं। कार्टेशियन में z कैप को क्या बोला जाता है, k कैप। तो डायरेक्शन क्या होगा, z कैप और k कैप। और अगर हम लाइन एलिमेंट की बात करते हैं
ये भी स्ट्रेट लाइन है, जो डी जेड कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। तो इसके केस में भी जो लाइन एलिमेंट आएगा डी एल जेड, क्या आएगा ये, डी जेड जेड कैप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो डी जेड जेड कैप। These are the three curves, rho curve, phi curve and z curve in cylindrical coordinate system. और उनके अलोंग लाइन एलिमेंट भी क्या होगा ये भी बताया गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो तीन यूनिट वेक्टर्स की बात की गई, ठीक है, यहाँ पे जो तीन यूनिट वेक्टर्स की बात की गई है, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, वो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहाँ पे देखिए, रो कैप, फाई कैप और जेड कैप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। रो कैप आता है कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। फाई कैप आता है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। और जेड कैप क्या है, के कैप। ये भी कैलकुलेशन कैसे किया गया है, जैसे बताया गया था, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये बेसिकली हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे रो कैप है, रो कैप किसका डायरेक्शन है, रो कर्व का। फाई कैप किसका डायरेक्शन है, फाई कर्व का। जेड कैप किसका डायरेक्शन है, जेड कर्व का। और कर्व का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यहां पर भी रो कैप जो है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेट किया गया है। जैसे जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, रो के रिस्पेक्ट में। बस रो कर्व के अलोंग सिर्फ रो चेंज करता है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फाई कैप, यस। और जेड कैप क्या होगा, जेड कैप तो के कैप ही है, कैलकुलेट करने का तरीका वही है। जो पोजीशन वेक्टर है उसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करके आप रो कैप, फाई कैप और जेड कैप जो है वो डिराइव कर सकते हैं, उनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप, एक्स के बदले क्या होगा, कॉस फाई आई कैप, वाई जे कैप, वाई क्या होता है, रो साइन फाई, तो रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड इक्वल टू जेड होता है जेड के कैप। जब अभी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ये यूज करना होगा। इन्हीं का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आपको यूनिट वेक्टर पता, यूनिट वेक्टर्स रो कैप, फाई कैप और जेड कैप पता चलेगा। ठीक है ना। ये जो रो कैप, फाई कैप, जेड कैप यहाँ पे है, ये बेसिकली ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे कार्टेशियन में आई कैप, जे कैप, के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, स्फेरिकल पोलर में भी आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी जो रो कैप, फाई कैप और जेड कैप है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये समझने के लिए यहाँ पे मैं जो रो, फाई और जेड कर्व है तीनों को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले फाई कर्व, तो फाई कर्व बेसिकली सर्कल है, ये फाई कर्व है, सर्कल होता है। तो सर्कल का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अलोंग द टेंजेंट। जो रेड वन है इट इज द फाई कर्व, ये डायरेक्शन है फाई कैप। ओके, नाउ नेक्स्ट रो कर्व। तो रो कर्व क्या होता है, जेड एक्सिस से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रो कैप। देखिए रो कर्व है, जेड एक्सिस से ये होगा ना, अगर आप ड्रॉ करें, दिस इज जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड, ये जेड एक्सिस है। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम रो कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रो कर्व ये होगा और डायरेक्शन इसी तरफ होगा। जो ग्रीन वन है ये रो कर्व है और डायरेक्शन किस तरफ है, रो कैप, ठीक है। एंड थर्ड वन जेड कर्व। जेड कर्व क्या होता है, जेड एक्सिस या पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड कर्व हम ये बोल सकते हैं, देखिए जो वायलेट वन है ये जेड कर्व है और इसका जो डायरेक्शन है वही क्या है, जेड कैप। तो यहाँ पे रो कर्व, जो रेड वन है वो रो कर्व है, सॉरी रेड जो है वो फाई कर्व है, ग्रीन लाइन जो है वो रो कर्व है और जेड लाइन जो है वो वायलेट लाइन जो है वो जेड कर्व है। और इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम तीनों का डायरेक्शन कंपेयर करेंगे किस तरफ है। These three are mutually perpendicular. Rho cap, phi cap, z cap are mutually perpendicular. I think diagram से क्लियर है। यहाँ पे जो रो कैप, फाई कैप, जेड कैप ड्रॉ किया गया है, रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये किसको फॉलो करेगा, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ये किसको फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ये तीन रिलेशन लिखे गए हैं। देखिए ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन रिलेशन है, ये राइट हैंड थंब रूल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, बिकॉज ये चीज बाद में भी यूज किया जाता है। जो रो कैप है वो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके साथ उसका डायरेक्शन है बेसिकली, तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन में। जो रो कैप है रो कैप इज द नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। रो कैप इज द नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसका नॉर्मल वेक्टर बेसिकली क्या है, रो कैप है। और नॉर्मल वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैलकुलेट करके नॉर्मली हम नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसके लिए अगर आप नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करें तो वो रो कैप ही आएगा। तो रो कैप बेसिकली इज द नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लाइन एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, रो कर्व के अलोंग लाइन एलिमेंट होता है डी रो रो कैप, फाई कर्व के अलोंग होता है रो डी फाई फाई कैप, एंड जेड कर्व के अलोंग लाइन एलिमेंट होता है डी जेड जेड कैप। तो दीज आर द थ्री लाइन एलिमेंट्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर कभी जरूरत पड़े, सपोज
अगर आपको 3 डायमेंशनल लाइन एलिमेंट लिखना है, ये तो जैसे कुछ पर्टिकुलर कर्व के लिए है, DL 3 डायमेंशनल लाइन एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो इन तीनों को जस्ट आप एडिशन, इन तीनों का एडिशन कर दीजिए, वेक्टर एडिशन। तो DL क्या होगा, D रो रो कैप प्लस रो D फाई फाई कैप प्लस DZ जेड कैप। तो 3 डायमेंशनल लाइन एलिमेंट जो है वो ये आ जाएगा, तीनों को जस्ट वेक्टर एडिशन, तीनों का DL रो DL फाई एंड DL जेड, तीनों का वेक्टर एडिशन। ठीक है, और यहां से आप स्केल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। जब हमने पहले भी एक बार जब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस बताया था तो बोला गया था स्केल फैक्टर्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट होता है। तो इस केस में स्केल फैक्टर्स का मतलब है डी रो डी फाई और डी जेड का कोइफिशिएंट। तो डी रो का कोइफिशिएंट क्या है 1, डी फाई का कोइफिशिएंट क्या है रो, और डी जेड का कोइफिशिएंट है 1। वन रो एंड 1, डी रो का 1, डी फाई का कोइफिशिएंट रो और डी जेड का कोइफिशिएंट 1। तो स्केल फैक्टर्स आर 1 रो एंड 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो लाइन एलिमेंट है इनका यूज करके सरफेस एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिकली सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन से सरफेस एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सरफेस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर के नॉर्मली 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं। जो सिलेंडर है इसके 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस होता है, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस। ठीक है, एक टॉप सरफेस होता है, जैसे आप देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज टॉप सरफेस, जो बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क है, एक कर्व्ड सरफेस और तीसरा बॉटम सरफेस। तो टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस, एक सिलेंडर के 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं। तो अगर सिलेंडर के सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है तो हम किस टाइप का क्या सरफेस एलिमेंट यूज करते हैं। तो पहले कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है इसको कांस्टेंट रो सरफेस भी बोला जाता है। जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है उसको कांस्टेंट रो सरफेस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? जैसे रो क्या बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। सपोज दिस इज द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो आपने क्या किया, जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है उसके ऊपर कुछ पॉइंट कंसीडर किए। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपने कुछ पॉइंट कंसीडर किए। सपोज मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, P, Q, R। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे आपने 3 पॉइंट कंसीडर किए। आप चेक करके देखिए, तीनों के लिए फाई का वैल्यू या जेड का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, बट रो का वैल्यू सेम आएगा। रो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। जो P पॉइंट है उसके लिए जो डिस्टेंस होगा, सपोज रो, Q पॉइंट के लिए भी सेम डिस्टेंस होगा। तीनों पॉइंट कहां पे हैं, ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर है। तब देखिए तीनों के लिए जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसके ऊपर कोई भी आप पॉइंट कंसीडर करो, जेड एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कांस्टेंट रो सरफेस। इसमें वेरी कौन करता है, फाई और जेड वेरी करता है।
तो रो कांस्टेंट है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर रो कांस्टेंट होता है, फाई एंड जेड विल वेरी। ओके, इसीलिए कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे जब आप सरफेस एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, देखिए किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, डीएल फाई क्रॉस डीएल जेड। लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सरफेस एलिमेंट, यहाँ पे किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, डीएल फाई और डीएल जेड का। क्यों? बिकॉज सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर फाई और जेड ही वेरी करता है, तो डीएल फाई क्रॉस डीएल जेड। नाउ डीएल फाई और डीएल जेड क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया है। डीएल फाई इज रो डी फाई फाई कैप और डीएल जेड इज डी जेड जेड कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा रो डी फाई डी जेड रो कैप। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस के ऊपर अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो हम ये सरफेस एलिमेंट यूज करते हैं। सिलेंडर के कर्व सरफेस के ऊपर अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये एलिमेंट यूज करेंगे, रो डी फाई डी जेड रो कैप। और सिंस ये कांस्टेंट रो सरफेस है तो यहाँ पे रो के बदले आप एक कांस्टेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं। एनीवन, ये जो कांस्टेंट रो सरफेस बोला गया है, रो का वैल्यू क्या होगा, रो बेसिकली क्या होता है, रो का जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे स्फेरिकल पोलर में तो स्फीयर का रेडियस हो जाता था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट। रो है, रो इज इक्वल टू ए, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस रेडियस है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जो कांस्टेंट रो है उसका वैल्यू कितना होगा, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, क्लियर। नाउ सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन, तो हम ये यूज करेंगे रो डी फाई डी जेड रो कैप। अब देखिए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, आइदर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया रहेगा कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया गया है जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप ये रो डी फाई डी जेड रो कैप ही यूज करेंगे। बट ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ये मेंशन ना किया गया हो, इस कर्व्ड सरफेस का इक्वेशन मेंशन किया गया हो, जो कर्व्ड सरफेस है उसका इक्वेशन मेंशन किया गया हो। कर्व्ड सरफेस का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज़ कर्व्ड सरफेस ऑलवेज क्वेश्चन में लिखा होगा, जरूरी नहीं है, उसका इक्वेशन भी दिया रह सकता है, इक्वेशन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पे नोटिस करो, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है वो बेसिकली एक सर्कुलर रिंग टाइप का नहीं है। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है वो देखने में कैसा है, सर्कुलर रिंग जैसा ही तो है। तो जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर रिंग ही तो है। ऐसा आप समझ सकते हैं, बहुत सारे सर्कुलर रिंग को अगर आप एक के ऊपर एक रख देते हैं, सपोज आपने बहुत सारे सर्कुलर रिंग लिए और एक के ऊपर एक रख दिया, ये रिंग, इसके ऊपर और एक रिंग, इसके ऊपर और एक रिंग, तो अगर आपने बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स लिए और एक के ऊपर एक रख दिया तो ये सिलेंडर शेप नहीं चलाएगा। देखिए सिलेंडर तो ऐसे ही बनता है ना, इन टाइप के सिलेंडर को बेसिकली बोला जाता है सर्कुलर सिलेंडर। ये नॉर्मल हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं, इनको सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनका जो कर्व सरफेस है वो सर्कुलर रिंग शेप का है। तो इस टाइप के जो सिलेंडर्स है इनको बोला जाता है सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर वर्ड क्यों यूज किया गया, बिकॉज इनका जो कर्व सरफेस है वो सर्कुलर रिंग है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया, बहुत सारे सर्कुलर रिंग को अगर आप एक के ऊपर एक रख देते हैं तभी तो इस सिलेंडर का शेप बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो कर्व सरफेस का इक्वेशन है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड
जेड भी वेरी करेगा। एक सर्कल तो नहीं है ना, अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं ये तो एक सर्कल का इक्वेशन है, अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं तो ये तो एक सर्कल का इक्वेशन है। यहाँ पे एक सर्कल थोड़ी ना है, एक सर्कल से थोड़ी ना सिलेंडर बनेगा, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे तब जाके सिलेंडर बनेगा। तो वो पार्ट कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो बॉटम सरफेस है यहाँ पे सपोज जेड का वैल्यू है C1, और ये टॉप सरफेस है जो बाउंड्री है यहाँ पे सपोज जेड का वैल्यू है C2। C1 C2 आर टू कॉन्स्टेंट, बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया, ये जो कर्व सरफेस है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, देखिए लुक एट द पॉइंटर, कर्व सरफेस यहाँ पे शुरू हो रहा है, इस पे सपोज जेड का वैल्यू है C1, और कर्व सरफेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है C2। तो साथ में क्या लिखा जाएगा, ये तो सर्कुलर रिंग का इक्वेशन है, और साथ में लिखा जाएगा जेड कोऑर्डिनेट जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, C1 से C2 तक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सर्कुलर रिंग है इसीलिए x² प्लस y² इक्वल टू a², और एक सर्कुलर रिंग तो नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स है, तो जेड भी कहां से कहां तक वेरी करेगा, C1 टू C2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, एंड यहाँ पे जो C1 और C2 कांस्टेंट लिखा गया है, जैसे मैंने बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये C1 C2 जो है ये सिलेंडर के हाइट से रिलेटेड है। बेसिकली ये C1 C2 का डिफरेंस है ना, C2 माइनस C1, इट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में या जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखेंगे उसमें 0 to h ही रहता है, बट बेटर है जनरल फॉर्म 1 to C2, और जो C2 माइनस C1 है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो जरूरी थोड़ी ना जो हर बार 0 to h ही आए, कंप्यूटर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं। तो C2 माइनस C1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस स्लाइड में जो बताया गया, किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये तो गया कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर के लिए इक्वेशन क्या होता है और सरफेस एलिमेंट क्या यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम सरफेस है उनके लिए क्या करेंगे। सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम सरफेस है, जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो बेसिकली सर्कुलर डिस्क ही तो है। लुक एट द डायग्राम, जो टॉप सरफेस है ये बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर डिस्क ही तो है। या अगर हम बॉटम सरफेस की बात करें, ये भी क्या है, एक सर्कुलर डिस्क ही है। तो सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम सरफेस है दोनों ही क्या है, सर्कुलर डिस्क है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट जेड सरफेस भी बोला जाता है, बिकॉज इसके ऊपर जो जेड कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड होता है। जो जेड कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ये जो टॉप सरफेस है ये सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन क्या होगा, एनीवन,
सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। जो बॉटम सरफेस है वो भी सर्कुलर डिस्क है, तो इसका इक्वेशन भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। बिकॉज सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या है? सर्कुलर डिस्क का मतलब है बाउंड्री के पॉइंट भी इंक्लूडेड है, अंदर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। अगर सर्कुलर रिंग होता तो सिर्फ इक्वल टू लिखते, अगर सर्कुलर रिंग होता तो सिर्फ इक्वल टू लिखते, बट यहाँ पे सर्कुलर रिंग मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी है और अंदर भी पॉइंट्स है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी है और अंदर वाले पॉइंट्स भी है, इसलिए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? नोटिस कीजिए, डिफरेंस सिर्फ जेड के वैल्यू में आएगा। जैसे कुछ देर पहले लिखा गया था, ये जो कर्व्ड सरफेस का बाउंड्री है, यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है? C2, और ये जो कर्व्ड सरफेस जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है? C1। तो जेड इक्वल टू C1 एंड C2, ठीक है। तो टॉप सरफेस के लिए जेड का वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा? C2। और जो बॉटम सरफेस है उसके लिए भी जेड का वैल्यू कांस्टेंट है, कितना वैल्यू होगा? C1। तो जो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है वो सर्कुलर डिस्क है बेसिकली, जिसमें जेड का वैल्यू कांस्टेंट है। टॉप सरफेस पे कितना है? C2, और बॉटम सरफेस पे कितना है? C1। तो हो सकता है क्वेश्चन में टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस लिखा रहे, या ये इक्वेशन गिवन हो। ये इक्वेशन का मतलब सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम सरफेस ही है। क्लियर ना? यहां पर टॉप या बॉटम सरफेस पे अगर सरफेस एलिमेंट मतलब सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो क्या यूज करेंगे? देखिए, कांस्टेंट कौन है? जेड कांस्टेंट है, तो वेरी कौन करेगा? रो एंड फाई। तो ds इक्वल टू dl रो क्रॉस dl फाई। जेड फिक्स्ड है, रो और फाई वेरी करता है, तो dl रो क्रॉस dl फाई। तो dl रो इज दिस, dl फाई इज दिस, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो टॉप और बॉटम सरफेस के लिए जो सरफेस एलिमेंट है वो ये है, रो डी फाई के कैप। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्लास में हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया था। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में भी हम सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे थे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में भी हम सर्कुलर डिस्क की बात कर, सर्कुलर डिस्क के ऊपर सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे थे। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में भी जो सरफेस एलिमेंट आया था सर्कुलर डिस्क के लिए वो था आर डी थीटा के कैप। रिमेंबर, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं। जो सर्कुलर डिस्क था वो पोलर कोऑर्डिनेट में भी आया था, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हमने सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क की बात की थी। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जब हमने सर्कुलर डिस्क के ऊपर सरफेस एलिमेंट कैलकुलेट किया था वो भी इसी फॉर्मेट का था, आर डी थीटा के कैप। यहाँ पे आर के बदले क्या है? रो, और फाई, थीटा के बदले क्या है? फाई। ये भी आपका यूजफुल एक रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर थीटा है ना, उसी को सिलिंड्रिकल में रो और फाई बोला जाता है, ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर और थीटा है उसी को सिलिंड्रिकल में रो और फाई बोला जाता है, ठीक है। दोनों का लिमिट्स भी सेम है, आप ध्यान रखिए। आर भी कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 टू इन्फिनिटी। फाई भी कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी रो 0 टू इन्फिनिटी। थीटा वेरी करता है कहां से कहां तक? 0 टू 2 पाई। फाई भी कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 टू 2 पाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर थीटा है, सिलिंड्रिकल में भी रो फाई वही है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, अगर आपको लगेगा जो दोनों में, तब डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ ये है, पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक पर्टिकुलर सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में जो सर्कुलर डिस्क है वो XY प्लेन में होता है स्पेसिफिकली। तो इस केस में जो सर्कुलर डिस्क है इट इज इन XY प्लेन, लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो सर्कुलर डिस्क है वो XY प्लेन में भी हो सकता है, XY प्लेन के पैरेलल प्लेन में भी हो सकता है।
पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हम स्पेसिफिकली एक्सवाई प्लेन की बात करते हैं। तो जो सर्कुलर डिस्क है वो भी किस प्लेन में होता है, एक्सवाई प्लेन में ही होता है। बट सिलेंडर के केस में ये जो सर्कुलर डिस्क है ये एक्सवाई प्लेन में भी हो सकता है, एक्सवाई के पैरेलल प्लेन में भी हो सकता है। ये एक स्मॉल डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या लेते हैं, 0। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जेड कितना होता है, 0, बिकॉज हम एक्सवाई प्लेन की बात करते हैं। यहाँ पे जेड का वैल्यू नॉन जीरो है, C1 C2। टॉप सरफेस में C2, बॉटम सरफेस में C1। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर थीटा है वही यहाँ पे रो एंड फाई है, ठीक है। और जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में बताया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो के कैप लिखा गया है ना, ये ऑलवेज के कैप होना जरूरी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, अभी कुछ देर बाद अभी स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हम, जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के लिए डायरेक्शन किस तरफ होता है, प्लस के कैप इन द आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ये डायरेक्शन बेसिकली आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो टॉप सरफेस के लिए ऊपर की तरफ होगा प्लस के कैप, और जो बॉटम सरफेस है उसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के कैप। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जब बॉटम सरफेस के लिए डीएस लिखेंगे, सिलेंडर के बॉटम सरफेस के लिए, तो ये होगा रो डी फाई माइनस के कैप। और टॉप सरफेस के लिए रो डी फाई प्लस के कैप। ठीक है, तो ये प्लस के कैप माइनस के कैप भी हो सकता है। टॉप सरफेस के लिए प्लस के कैप होता है, माइनस के कैप होता है बॉटम सरफेस के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे जो सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन लिखा है, ये बेसिकली जो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है वो सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए क्या है, अगर सर्कुलर रिंग होता, रिंग का मतलब सिर्फ क्या होता है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स। सर्कुलर रिंग में क्या होता है, सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर सर्कुलर रिंग होता तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बट ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है ना, तो सर्कुलर डिस्क में क्या होता है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी होंगे और अंदर वाले पॉइंट्स भी होंगे। सर्कुलर डिस्क में क्या है, अंदर वाले पॉइंट्स भी है और बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी है। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए क्या होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। और जो अंदर पॉइंट्स हैं, सर्कल के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, उनके लिए क्या होता है, लेस देन ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ये सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन है। इक्वल टू का मतलब है, इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब है पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, और लेस देन ए स्क्वायर का मतलब है पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री, ये अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वल टू का मतलब ऑन द बाउंड्री, लेस देन का मतलब इनसाइड द बाउंड्री, दोनों इंक्लूडेड है। तो टॉप सरफेस हो या बॉटम सरफेस हो, ये पार्ट तो सेम होगा जो सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन है। अब जो टॉप सरफेस है, इसमें जेड का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे जेड का वैल्यू कितना है, जेड इक्वल टू C2। मतलब ये जो सर्कुलर डिस्क है वो जेड इक्वल टू C2 प्लेन में है। बेसिकली एक्सवाई प्लेन कौन सा है, अगर आप ड्रॉ करते हैं, दिस इज एक्सवाई प्लेन। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ये एक्सवाई प्लेन है, सिलेंडर के सपोज मिड पॉइंट से जा रहे हैं, दिस इज एक्सवाई प्लेन। सपोज ये ओरिजिन है, ये एक्सवाई प्लेन है, सिलेंडर के बीच से जा रहा है एक्सवाई प्लेन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, जेड इक्वल टू 0। तो अब बताइए, जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो क्या एक्सवाई प्लेन के पैरेलल नहीं है, जो टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है वो एक्सवाई प्लेन के साथ पैरेलल ही तो है। तो एक्सवाई प्लेन का इक्वेशन अगर जेड इक्वल टू 0 है, तो पैरेलल टू एक्सवाई का क्या होगा, जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये देखिए, ये इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू C2, और इसका इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू C1। जेड इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो एक्सवाई प्लेन के साथ पैरेलल है। तो अगर ये एक्सवाई प्लेन है, जेड इक्वल टू 0, तो ये पैरेलल टू एक्सवाई प्लेन है, तो जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट।
अब जैसे बताया गया ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे C2 पॉजिटिव होगा। C2 पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज ये जो टॉप सरफेस है ये XY प्लेन के ऊपर है, और जो C1 होगा वो नेगेटिव होगा बिकॉज जो ये बॉटम सरफेस है वो XY प्लेन के नीचे है। तो XY प्लेन के ऊपर है तो Z का वैल्यू पॉजिटिव है, XY प्लेन के नीचे है तो Z का वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे लिखा गया है, एक में C1 एक में C2। तो ये बेसिकली बताता है ये सर्कुलर डिस्क जो है वो किस प्लेन में है। तो जो बॉटम सरफेस में सर्कुलर डिस्क है वो Z इक्वल टू C1 प्लेन में है, और जो टॉप सरफेस है वो Z इक्वल टू C2 प्लेन में है। ओके, क्लियर? और ये पार्ट क्लियर है, प्लस के कैप माइनस के कैप, बिकॉज हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, वॉल्यूम से बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। तो टॉप सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होगा प्लस के कैप, और बॉटम सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होगा माइनस के कैप। तो टॉप सरफेस के ऊपर अगर सरफेस इंटीग्रेशन करना है तो ये ds यूज करेंगे, बॉटम सरफेस के ऊपर अगर सरफेस इंटीग्रेशन करना है तो ये यूज करेंगे। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये तो गया सरफेस एलिमेंट। सिलेंडर के जो डिफरेंट सरफेसेस है उनके ऊपर सरफेस एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो वॉल्यूम एलिमेंट मतलब तीनों वेरी करेंगे, रो फाई जेड तीनों वेरी करेगा। तो देखिए बेसिकली जो तीन लाइन एलिमेंट है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया गया है। बस वॉल्यूम एलिमेंट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो तीन लाइन एलिमेंट है, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। जो तीन लाइन एलिमेंट है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। और वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? रो डी फाई डी जेड, रो डी फाई डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे जो रो फाई और जेड है इनका लिमिट क्या होगा देखिए। रो का लिमिट कहां से कहां तक होगा? एनीवन? सिलेंडर के लिए, ये मैं सिलेंडर के लिए बोल रहा हूं, ये सारा कुछ हम सिलेंडर के लिए यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सिलेंडर के लिए रो कहां से कहां तक है? 0 टू A। ए क्या है? बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ए इज द बेस रेडियस। फाई वेरी करेगा 0 से 2 पाई, और जेड वेरी करेगा C1 से C2। यहाँ पे A जो है, A इज द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड जो C2 माइनस C1 है दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के लिए रो फाई जेड का जो लिमिट है वो ये होता है। ये फुल सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इंटायर सिलेंडर। रो होगा 0 टू A, फाई होगा 0 टू पाई 2 पाई, एंड जेड होगा C1 टू C2। और C2 माइनस C1 क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्लियर? रो 0 टू इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 टू A होगा। इन जनरल 0 टू इन्फिनिटी होता है, बट यहाँ पे हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसका बेस रेडियस A है, तो 0 टू A। अब सिलेंडर के पार्ट के लिए क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम कब यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ऑफ ए सिलेंडर और पार्ट ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर के सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है या सिलेंडर के किसी पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, सपोज हाफ सिलेंडर है, तब भी हम क्या करेंगे? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। एंड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर और पार्ट ऑफ ए सिलेंडर।
सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर या सिलेंडर के किसी पार्ट के वॉल्यूम के अंदर अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हम सिलिंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम जो चीज डिस्कस करेंगे, फुल सिलेंडर के लिए तो लिमिट्स बताए गए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, बोला रहता है पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन फर्स्ट ऑक्टेंट, पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन फर्स्ट ऑक्टेंट, तब क्या होगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सिलेंडर इन फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके रिगार्डिंग 3 डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट केसेस का मतलब है डिफरेंट टाइप के सिलेंडर होंगे, उनमें लिमिट्स क्या होगा, बिकॉज इन सब सारी चीजों में ना जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो लिमिट्स में करते हैं। बस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिमिट्स में दिक्कत है। लिमिट्स में अगर प्रॉब्लम है तो अगर गलत हो गया तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सपोज एक सिलेंडर है जिसका इक्वेशन गिवन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे जनरली एग्जाम में ना ऐसे होता है, रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू C1 एंड जेड इक्वल टू C2। क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज होते हैं, रीजन बाउंडेड बाय दिस। अब आप यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर कैसे है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ये किसको कॉरिस्पॉन्ड करता है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस को। जेड इक्वल टू C1 किसको कॉरिस्पॉन्ड करता है, सिलेंडर के बॉटम सरफेस को। और जो जेड इक्वल टू C2 है दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड बॉटम और टॉप ये तो सिलेंडर को बाउंड करता है ना। तो बेसिकली सिलेंडर के 3 सरफेसेस के इक्वेशन गिवन है, ये तीनों किसको बाउंड करेंगे, सिलेंडर को बाउंड करेंगे। ठीक है, हम इसका एक पार्ट कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब एक्स वाई जेड पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस 1, सपोज मोस्ट कॉमन केस है ये, नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। C1 is 0 and C2 is H, some value H। जो C1 है वो 0 है और C2 क्या है, H है। इसका मतलब है सिलेंडर का जो बॉटम सरफेस है, जो सिलेंडर है उसका जो बॉटम सरफेस है वो XY प्लेन में है। बॉटम सरफेस इन XY प्लेन। जेड इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, XY प्लेन ही होता है। C1 को 0 कर दिया गया है मतलब जेड 0 होगा तो वो XY प्लेन में ही होता है। जो बॉटम सरफेस है वो किस प्लेन में है, XY प्लेन में। ठीक है, इस केस में अगर आप फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें फर्स्ट ऑक्टेंट में सिलेंडर का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा देखने में,
it will look like this. This is the part of the cylinder in the first octant. ये कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का. This is the part of the cylinder in the first octant. फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस है. ये ऊपर वाला देखिए, ये क्या है? टॉप सरफेस. फुल सिलेंडर तो नहीं है ना. दिस इज टॉप सरफेस. इसी का इक्वेशन क्या था? जेड इक्वल टू एच. C2 कितना है? H है ना. इसी का इक्वेशन है जेड इक्वल टू एच. और जो बॉटम सरफेस है ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. इसका इक्वेशन है जेड इक्वल टू 0. C1 0 था. है ना. इस केस में लिमिट क्या होगा? रो का लिमिट 0 टू A जो बेस रेडियस है. फाई का लिमिट कहां से कहां तक होगा? 0 टू. चेंज जो आएगा वो फाई के लिमिट में ही आएगा. Z तो 0 टू H है. लुक एट द डायग्राम. फाई का लिमिट कहां से कहां तक है? Z तो 0 टू H है. राइट. 0 टू 90 डिग्री पाई बाई 2. ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ही है ना. देखिए, लुक एट द डायग्राम. 90 डिग्री तो होगा मैक्सिमम 0 से 90. तो फाई होगा 0 टू पाई बाई 2. इसके लिए रो फाई जेड का लिमिट ये आ जाएगा. ठीक है, ये केस बन सकता है. दूसरा केस बन सकता है C1 इज नेगेटिव. C1 का एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और C2 का वैल्यू पॉजिटिव है. ऐसा भी हो सकता है. C1 0 होना जरूरी थोड़ी ना है. C1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है. तो C1 सपोज नेगेटिव है. C1 जो है वो नेगेटिव है. तो इन दिस केस C1 अगर नेगेटिव है तब ये फर्स्ट ऑक्टेंट वाला पार्ट देखने में कैसा होगा. देखिए, तो C1 नेगेटिव होने का मतलब है सिलेंडर जो है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे भी जाएगा. अगर हम ड्रॉ करें, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. अब यहां पे जो C1 है ये लेस देन 0 है. C1 लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? जो बॉटम सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे है. तो बॉटम सरफेस इज बिलो एक्स वाई प्लेन. C1 नेगेटिव होने का मतलब है जो बॉटम सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे है. तो इस केस में जब आप सिलेंडर का पार्ट कंसीडर करेंगे किस ऑक्टेंट में? फर्स्ट ऑक्टेंट में. इट विल लुक लाइक दिस. देखिए, ऊपर तो रहेगा C2 पॉजिटिव है ना. देखिए, C1 नेगेटिव होने का मतलब क्या है? C1 नेगेटिव होने का मतलब है सिलेंडर का कुछ पार्ट एक्स वाई प्लेन के नीचे भी होगा. और C2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? सिलेंडर का कुछ पार्ट एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी होगा. तो इस केस में जो सिलेंडर का पार्ट है फर्स्ट ऑक्टेंट में सिर्फ हम फर्स्ट ऑक्टेंट में ड्रॉ कर रहे हैं. इतना ही तो लेंगे. जो ओरिजिनल
ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये बॉटम सरफेस ऑफ द टोटल सिलेंडर, जो बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर है वो XY प्लेन के नीचे है। लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है जो XYZ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बॉटम सरफेस जब XY प्लेन के नीचे है तो Z कितना होगा? नेगेटिव। बॉटम सरफेस जब XY प्लेन के नीचे है तो Z तो नेगेटिव होगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं? हम वही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है। फर्स्ट ऑक्टेंट में Z तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये नीचे वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम यही पार्ट कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, पॉजिटिव Z के लिए। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब XYZ तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस केस में लिमिट क्या होगा बताइए? रो का लिमिट सेम 0 to A, फाई का लिमिट 0 to π/2 जैसे केस 1 में बताया गया। Z का लिमिट कहां से कहां तक होगा? क्योंकि मे भी बहुत लोग Z के लिमिट में मिस्टेक कर दें। जब आपको लगेगा ये C1 C2 है तो Z का लिमिट C1 से C2 तक है, लेकिन C1 तो इस केस में नेगेटिव है ना। अगर हम फुल सिलेंडर की बात करें तो Z का लिमिट होता है C1 to C2, बट यहाँ पे सिर्फ किस पार्ट की बात कर रहे हैं? जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है। तो Z स्टार्ट कहां से होगा? 0 से C2। C1 से C2 नहीं होगा बिकॉज C1 नेगेटिव है, और C1 जब नेगेटिव है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑक्टेंट में Z जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो Z का लिमिट क्या होगा? 0 to C2। इन दिस केस C2 हाइट नहीं है। जैसे यहाँ पे H क्या था? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस केस में C2 हाइट नहीं है। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या था? C2 - C1। ठीक है, लेकिन हमने C1 to C2 नहीं लिया है बिकॉज सिलेंडर का कुछ पोर्शन XY प्लेन के नीचे भी है। वो कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में Z पॉजिटिव होता है, इसलिए जो सिलेंडर का पार्ट XY प्लेन के नीचे है उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो 0 to C2। कोई डाउट है? एनीवन? तो सिलेंडर का कुछ पोर्शन अगर XY प्लेन के नीचे भी होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे Z का वैल्यू। सिलेंडर का कुछ पोर्शन अगर XY प्लेन के नीचे भी होता है तब भी हम Z कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से, बिकॉज हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। दोनों के फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप फुल सिलेंडर ड्रॉ करें तब डिफरेंस दिखेगा। अगर आप फुल सिलेंडर ड्रॉ करें तब डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाकर ना दोनों का फुल सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा केस 1 केस 2 में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं इस केस में Z कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 to H। H क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। बट इस केस में Z वेरी कर रहा है 0 to C2, लेकिन C2 हाइट नहीं है। C2 हाइट क्यों नहीं है? बिकॉज कुछ पोर्शन XY प्लेन के नीचे भी है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट वाला पार्ट देखने में एक ही टाइप का होगा। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया हम फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए क्यों ले रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं, ये फर्स्ट ऑक्टेंट के थ्रू फ्लक्स कितना है ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट ऑक्टेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिलेंडर का फर्स्ट ऑक्टेंट में जो पोर्शन है उस पोर्शन से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑक्टेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसा नहीं है जो हमें आर्बिट्री ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, बस 1 सेकेंड। और किसी ने पूछा है फाई का लिमिट 0 to π/2 कैसे है? ये तो फर्स्ट ऑक्टेंट में, बस 1 सेकेंड, फाई तो यही एंगल होगा ना। ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है फर्स्ट ऑक्टेंट में?
ये 0 to π/2 तक होगा। एरो को नोटिस कीजिए। फाई किसके साथ एंगल होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बताइए पॉजिटिव एक्स के साथ मैक्सिमम एंगल कहां तक जा सकता है? 90 तक ही तो जा सकता है, एक्स से वाई तक। तो मैक्सिमम 90 डिग्री। फाई किसके साथ एंगल है? एक्स एक्सिस के साथ। सेकेंड केस में C2 माइनस C1 ही हाइट है। C2 माइनस C1 ऑलवेज हाइट होता है, ऑलवेज, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हो या सेकेंड केस हो, C2 माइनस C1 हाइट है किसका? फुल सिलेंडर का। C2 माइनस C1 हाइट तो है, लेकिन किसका? फुल सिलेंडर का। ये तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में पार्ट है। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फुल सिलेंडर का हाइट है ये। और यहाँ पे तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फुल सिलेंडर का। देखिए, जो केस 1 था, हमने भी डिस्कस किया। केस 1 में अगर आप फुल सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ये इस टाइप का दिखेगा। केस 1 में C1 क्या था? 0 था ना। तो बॉटम सरफेस XY प्लेन में है। फर्स्ट केस में फुल सिलेंडर ऐसा दिखेगा। जब देखिए बॉटम सरफेस है वो XY प्लेन में है, Z इक्वल टू 0। मतलब ये जो सिलेंडर है ये पूरा ही XY प्लेन के ऊपर है, फुल सिलेंडर XY प्लेन के ऊपर है। और ये था Z इक्वल टू C2 भी बोल सकते हैं, या C2 उस केस में H था। और जो 0 है ये बेसिकली C1 है। तो C2 माइनस C1 इज H। ये फर्स्ट केस था। इसमें जो पूरा सिलेंडर है वो XY प्लेन के ऊपर है, फुल सिलेंडर जो है वो XY प्लेन के ऊपर है, बिकॉज बॉटम सरफेस Z इक्वल टू 0 पे है। लेकिन जो केस 2 डिस्कस किया, केस 2 में C1 नेगेटिव था ना, मतलब बॉटम सरफेस जो है वो XY प्लेन के नीचे है। तो इन दिस केस जो सिलेंडर है वो ऐसा दिखेगा। टॉप सरफेस XY प्लेन के ऊपर और बॉटम सरफेस XY प्लेन के नीचे। तो कुछ पोर्शन XY प्लेन के ऊपर है और कुछ पोर्शन XY प्लेन के नीचे है। दिस इज Z इक्वल टू C1 सम नेगेटिव वैल्यू, एंड दिस इज Z इक्वल टू C2 जो टॉप सरफेस है। तो केस 1 और केस 2 में अगर हम फुल सिलेंडर कंसीडर करते हैं तो ये डिफरेंस है। केस 1 में पूरा सिलेंडर ही XY प्लेन के ऊपर था। अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट केस में पूरा सिलेंडर ही XY प्लेन के ऊपर था। सेकेंड केस में जो सिलेंडर है उसका कुछ पोर्शन ऊपर है और कुछ पोर्शन XY प्लेन के नीचे है। लेकिन हमने जो केस कंसीडर किया था उसी फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ठीक है, तो इस केस में XY प्लेन के नीचे है तो C1 का वैल्यू नेगेटिव होगा, कुछ -2 -3 कुछ आएगा। XY जैसे यहाँ पे C2 पॉजिटिव है, सपोज Z इक्वल टू 5 और ये होगा Z इक्वल टू -2, तो हाइट कितना होगा? 7। 5 माइनस ऑफ -2 7। हाइट ऑलवेज C2 माइनस C1 है। सिलेंडर XY प्लेन के ऊपर रहे नीचे रहे, कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन नीचे, C2 माइनस C1 इज द हाइट। सिलेंडर जब पूरा XY प्लेन के ऊपर है तो देखिए ये जो केस था इसमें C1 0 था, C2 पॉजिटिव था।
सिलेंडर जब एक्सओ प्लेन के नीचे भी है कुछ पोर्शन, तो C1 नेगेटिव है, C2 पॉजिटिव है, हाइट आपका C2 माइनस C1 ही होगा। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट कंसीडर कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लिया गया था, 0 to C2, C1 to C2 नहीं लिया गया था, बिकॉज हमें क्या डिस्कस कर रहे थे, पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है, इसीलिए 0 था। अब ऐसा भी हो सकता है जो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन तो हो ही सकता है, ये जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसके इमेजिनेशन के ऊपर है। C1 भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 और C2 भी पॉजिटिव है, C1 भी पॉजिटिव है, C2 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो टोटल फुल सिलेंडर होगा उसका टॉप एंड बॉटम सरफेस दोनों ही XY प्लेन के ऊपर है। C1 C2 दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज 2 and 5। इस केस में भी हाइट कितना होगा, C2 माइनस C1। टॉप बॉटम सरफेस आर अबव XY प्लेन, दोनों ही XY प्लेन के ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम सिलेंडर को पहले सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं, फुल सिलेंडर को, इसका टॉप और बॉटम दोनों ही XY प्लेन के ऊपर है। सपोज दिस इज टॉप सरफेस, and this is the bottom surface. इस टाइप का सिलेंडर, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस दोनों ही XY प्लेन के ऊपर है। C1 C2 दोनों ही पॉजिटिव है। इस केस में भी हाइट कितना होगा, C2 माइनस C1, जो भी C1 C2 का वैल्यू गिवन होगा वहां से पता कर लगा सकते हैं। बिल्कुल C1 C2 कुछ भी हो सकता है, उनका जो डिफरेंस है वही हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। ऑलवेज C1 C2 का जो डिफरेंस है वही हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। C1 C2 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या कोई एक जीरो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। C2 माइनस C1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर इसका फर्स्ट ऑक्टेंट में पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में कौन सा पोर्शन आएगा, Y X Z। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में इतना पोर्शन ही तो आएगा, ये XY प्लेन को टच ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में इतना पोर्शन ही आएगा। इस केस में रो फाई जेड का लिमिट क्या होगा, रो का लिमिट तो वही है, ये तो चेंज होता ही नहीं है, 0 to A। फाई का लिमिट भी 0 to π/2 और जेड का लिमिट कहां से कहां तक होगा, C1 to C2। गलती से 0 से मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ये सिलेंडर ही C1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जेड का वैल्यू 0 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो सिलेंडर है वो स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, जेड इक्वल टू C1 और C1 0 के ऊपर है, तो जेड इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी केयरफुल,
जेड के लिमिट में मिस्टेक ना हो, रो और फाई तो फिक्स्ड होता है सिलेंडर कहीं पे भी हो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए। रो होगा 0 to a, फाई होगा 0 to π/2, चेंज होगा जेड के लिमिट में। इस केस में जो टॉप बॉटम सरफेस है वो एक्सवाई प्लेन के ऊपर ही है, तो जेड स्टार्ट कहां से होगा? C1 से। जेड 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सिलेंडर ही तो C1 से स्टार्ट हो रहा है। राइट राइट राइट, मैंने ये गलती से लिखा है, C1 to C2, राइट। क्लियर एवरीवन, जो 3 केसेस डिस्कस किए? ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन दिस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लीज ट्राई दिस वन। क्वेश्चन में बेसिकली एक वेक्टर गिवन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बोला गया है इस वेक्टर को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, मतलब सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, इसको कार्टेशियन में अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो कार्टेशियन में लिखेंगे तो ये होगा, दिस इज द वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर इसी वेक्टर को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखें तो क्या होगा? ए रो रो कैप, ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है? क्वेश्चन में जो वेक्टर गिवन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है। तो क्वेश्चन में ax ay और az गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, मतलब ax ay az हम पता लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है? ax, ठीक है, ये ax है, जो माइनस जेड है ये क्या है? ay, और जो प्लस 3x है इट इज az। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसी वेक्टर को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करने का मतलब हमें ए रो ए फाई एंड ए जेड ये पता करना है। तो एक्स ए वाई ए जेड गिवन है और हमें ए रो ए फाई एंड ए जेड कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन के लिए जो यूनिट वेक्टर्स है ना, उनके बीच में जो रिलेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। क्या रिलेशन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। कुछ देर पहले जो यूनिट वेक्टर्स लिखे गए थे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, रो कैप इज इक्वल टू कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। फाई कैप इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप एंड जेड कैप इक्वल टू के कैप। ये तीन रिलेशन कुछ देर पहले बताए गए थे। इन तीनों रिलेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन में रो कैप फाई कैप जेड कैप इक्वल टू
एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा, एलिमेंट्स होंगे cos फाई, sin फाई 0, माइनस sin फाई, cos फाई 0, 0, 0, 1 इंटू आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये तीनों रिलेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो ये सेम रिलेशन फॉलो होता है। सेम रिलेशन का मतलब हमें क्वेश्चन में ax ay az गिवन था और कैलकुलेट क्या करना था, a रो a phi az। तो a रो a phi az इट विल बी इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है यही आएगा यहां पर। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम यहां पे भी यूज करेंगे। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स cos फाई, sin फाई 0, माइनस sin फाई, cos फाई 0, 0, 0, 1, this into ax ay az। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, ax ay az, तो इस रिलेशन से आप a रो a phi az कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में तो यही तीन गिवन थे ना, ax ay एंड az। इन तीनों को यहां पे रिप्लेस कीजिए। ये जो मैट्रिक्स है इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको a रो a phi az मिल जाएगा। जैसे ax ay az क्या था, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये मैट्रिक्स आएगा इनटू ax क्या था, ax था 2y, तुम क्या लिखेंगे 2 और y के बदले रो साइन फाई। y क्या होता है, रो साइन फाई। ay क्या था, माइनस जेड, माइनस जेड ही रहेगा। az क्या था 3x, x के बदले रो कॉस फाई। सिलिंड्रिकल में चेंज करना है ना, तो x के बदले रो कॉस फाई और y के बदले रो साइन फाई, ये भी रिप्लेस करना है इनटू दिस मैट्रिक्स। इस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ए रो ए फाई और ए जेड क्या है। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज करके आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आसानी से स्फेरिकल पोलर में जा सकते हैं, सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं। बस इसका मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट्स गिवन थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो आप एग्जाम में जस्ट ये रिलेशन याद रखेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट है और ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जस्ट ये रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसने बोला ऑप्शन ए आ रहा है, प्लीज चेक इट। ए या बी में से कुछ आएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मेथड में कोई डाउट है या कोई दूसरा डाउट है तो बता दीजिए।
सर ये लाइन एलिमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली स्लाइड दिखा दो। ओके सर। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जो आप डीपीपी 15 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, उसमें हमें जो नेगेटिव साइन मेरा आंसर। जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी सर। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। सर जो हमारा आंसर में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन साइन है, तो हमें वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो ओपन कर्व है ना। यस सर, वही पूछना था, मेरा हाँ नेगेटिव आ रहा था। हाँ, जो भी आ रहा है, आपने लिमिट क्या लिया है? सर लिमिट मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया था उसको, तो 1 to 2 लिया है। हाँ ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है। ओके सर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि ऑप्शन ए गिवन है। यस सर। देखो कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो सर, डीपीपी 13 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सी आंसर कैसे चेक करेंगे, वो नहीं चेक करते। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसका तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नो सर, ए एंड सी करेक्ट दिया है। और कौन से डीपीपी शीट की बात कर रहे हैं? 13। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 ना? यस सर। हाँ, ये डिस्कस किया था मैंने क्लास में, देखिए नोट्स में होगा ही। इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग कैलकुलेट करना है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर। जस्ट वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों करेक्ट है, सही है। ओके सर। सर एक बार डीपीपी 15 का क्वेश्चन नंबर 5 बता दो। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। डीबीपी शीट कौन सा? 15 हिंट बता दो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये पहले जो ट्राइंगल बोला गया है ना, तो ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए और तीनों के ट्राइंगल के जो 3 साइड्स है, तीनों के अलग 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 कैलकुलेशन कीजिए। इसमें जो ट्राइंगल है, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसी टाइप का कुछ आएगा। हाँ, पॉइंट क्या क्या है? 0 0 2 0 2 1। ये ट्राइंगल आ गया, इसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तब तीनों कर्व के अलोंग अलग अलग कैलकुलेट करके जस्ट ऐड करना है। और जब कैलकुलेट करें, जैसे C1 है, C1 का इक्वेशन क्या आएगा? ये एक्स एक्सिस है बेसिकली ना, तो y 0 होगा। यस सर। C2 का इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए, C2 का इक्वेशन, और यहाँ पे x का लिमिट क्या होगा? 0 to 2। ठीक है, फिर C2 के अलोंग जब कैलकुलेट करेंगे 20 to 21, तो 20 to 21, तो इसका इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ गलत ड्रॉ कर देना मैंने, राइट एंगल, बिल्कुल सभी।
C1 C2 C3, ये आ गया 2 1। तो जो C2 है इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x कांस्टेंट है x कांस्टेंट है, कितना वैल्यू है x का? 2 2। तो इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू 2 और y वेरी करेगा 0 to 1। ठीक है, इसका लॉन्ग कैलकुलेशन कीजिए। और थर्ड C3, इसका इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइन ये की स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 2 1। इसका इक्वेशन अगर आप कैलकुलेट करें तो देखेंगे आएगा x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो x को y में चेंज कर दीजिए और y का लिमिट कहां से कहां तक होगा? C3 क्या लो? 1 to 0 1 to 0 कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी आई थिंक किसी क्लास में डिस्कस किया गया, नोट्स चेक कीजिए, हिंट दे मैंने दिया है ऑलरेडी। डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 8 किसी क्लास के नोट्स में होगा, हिंट बताया मैंने। एंड 13 का 8 और डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास में ही सॉल्व किया है। आई थिंक ये क्लास सेकंड लेक्चर होगा वेक्टर का। वेक्टर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप। तो नोट्स चेक कीजिए, मिल जाएगा। डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व का आंसर नहीं आ रहा है क्या? जो डी गिवन है 36। जो आंसर गिवन है वो नहीं आ रहा है, डी गिवन है पीछे। 45 आया है, चेक कर लेता हूँ। मैंने कैलकुलेट करके देखा नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ यू ए, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आएगा ग्रेड यू डॉट ए प्लस यू डाइवर्जेंस ऑफ ए। नाउ ग्रेड यू, यू तो क्वेश्चन में गिवन है, यू है एक्स स्क्वायर प्लस यू बेसिकली आर स्क्वायर है। जो यू है वो बेसिकली आर स्क्वायर है, तो ग्रेड यू क्या आ जाएगा? 2r इंटू आर कैप, डेरिवेटिव करेंगे इंटू ए वेक्टर u डाइवर्जेंस ऑफ ए का डाइवर्जेंस आ जाएगा 4 + 3 7 इंटू 9 + 2 9। तो बेसिकली क्या है? 2 आर वेक्टर, आर इंटू आर कैप का मतलब है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, और यह है 9u, u इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ डॉट प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 जेड स्क्वायर प्लस दिस। ये रहा है ना, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 3 इंटू
2। अब किस पॉइंट पे बोला गया 1 1 1? तो डाइवर्जेंस ऑफ ए 9 आ गया, 9 इंटू यू है एक्सेस का, ठीक लिखा है ना मैंने। और ये 2r r कैप, r वेक्टर इज दिस डॉट प्रोडक्ट, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और a वेक्टर के साथ 4 6 8, ठीक है। अब अगर 1 1 1 रिप्लेस करते हैं, 4 + 6 + 8 इंटू 3, तो 27 + 8, ठीक है, 45 आ रहा है, ठीक है। (27 + 8 35 + 6 41 + 4 45), ठीक है, 45 आंसर आ रहा है। DPP 15 क्वेश्चन नंबर 11। DPP 15 क्वेश्चन नंबर 11, ये नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम सरफेस इंटीग्रेशन पार्ट डिस्कस कर लेंगे, तब ये जो DPP 15 के क्वेश्चन नंबर 10 11 ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पर वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम यही सरफेस इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 कौन से DPP शीट की बात कर रहे हैं? ओके, सेम DPP, सेम मतलब कौन सा? 14। क्वेश्चन नंबर 17। आप एक बार क्लास रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। कंजर्वेटिव फील्ड्स के कोरिस्पोंडिंग स्केलर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये मैंने क्लास में एग्जांपल डिस्कस किया था। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग स्केलर पोटेंशियल मतलब स्केलर फंक्शन। क्लास में मैंने स्केलर फंक्शन बोला था। ये कंजर्वेटिव फील्ड को हम ग्रेड फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो फील्ड को हम ग्रेड फाई लिख सकते हैं, और इसी फाई को बोला जाता है स्केलर फंक्शन। इसको क्वेश्चन में स्केलर पोटेंशियल बोला गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको स्केलर फंक्शन ही कैलकुलेट करना है। तो फील्ड गिवन है, फाई कैसे कैलकुलेट करना होता है ये मैंने क्लास में एक एग्जांपल से डिस्कस किया था। प्लीज चेक द नोट्स। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।